स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार प्लस पर ये खास कार्यक्रम सुर्खियों से आगे और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासत जमकर बल्लेबाजी कर रही है। एक तरह से ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल लीग चल रहा है। सभी अपनी अपनी स्टाइल से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ गेंदबाजी कर रहे हैं, कुछ फील्डिंग में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आप इस स्टाइल ऑफ बल्लेबाजी को पहचान पाएंगे कि ये किसने की होगी या किसने कही होगी? टीएमसी को एक फुल फॉर्म दिया गया है, तोड़ो मारो काटो। आपको ये गैस करना है कि ये किसने कहा होगा, ये किसकी स्टाइल ऑफ बल्लेबाजी आपको देखने को मिली है। मेरे साथ सहयोगी राहुल अवस्थी और मनोज भी जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत तो मैं इसी सवाल के साथ करूंगा कि क्या लगता है आपको, ये टीएमसी का फुल फॉर्म तोड़ो मारो काटो किसने दिया होगा? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये बीजेपी ने दिया होगा, पर खास शख्स बल्लेबाज के तौर पर नहीं, पर आजकल कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पे है नहीं। उनकी बल्लेबाजी की स्टाइल ये बिल्कुल है। ये आपको बताना पड़ेगा किसने। मनोज, कोई गैस कर सकते हो? मैं गैस नहीं कर पा रहा हूँ, आपको ही बताना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। मैं लगभग मध्य प्रदेश पहुंच गया। लेकिन ये उनकी स्टाइल ऑफ बल्लेबाजी नहीं है, ये सडनली लांस क्लूजनर बने हैं। उनके जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन में पिछले कुछ दिनों में बड़े झंझावात आए हैं और मुझे लगता है कि जो उनके जीवन में पानी हिला है उसके बाद में कुछ उनकी जो तौर तरीक़े हैं उसमें उन्होंने सोचा कि बदलाव करना ज़रूरी है। अब टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा T20 में आना ज़रूरी है और शायद यही उनको मौजू बनाए। हालांकि वो मौजू हैं लेकिन थोड़ा सा ऑफ बीट हो गए थे पिछले कुछ दिनों में, या कर दिए गए थे, कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन अब उन्होंने वापस उस रंग में, उस तेवर में आना शुरू कर दिया है जो उनको फायर ब्रांड बनाए। और हो सकता है केंद्र की राजनीति में आने वाले वक्त में हम उनको इस नए कलीवर में देखें भी, अगर वो एक बड़े ओहदे पे, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आने वाले वक्त में देखेंगे। फायर ब्रांड वक्त की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि आप जंग को दो ही तरीक़ों से जीत सकते हैं, या तो मेरी स्टाइल से या मेरी स्टाइल से। मतलब आपको आना मेरी स्टाइल पे पड़ेगा अगर आप जीतना चाहते हैं तो। शिवराज सिंह चौहान ये बात बहुत अच्छे से समझ गए। अब बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। और जिस तरह से वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, जो कि भारत का हृदय स्थली भी कहा जाता है, और जिस तरह से अब चुनाव हुए विधानसभा के और उनको माना जा रहा था, लगभग तय था क्योंकि सिटिंग मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया और उनकी जीवन की जो सादगी है वो भी खासकर देखने को मिली है राजनीतिक कार्यकाल में। और जब नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जाएगी। तो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जब नई सरकार का गठन होगा तो उनके कंधों पर नई जिम्मेदारी होगी, और उसकी जो तैयारियां हैं उन्होंने शुरू कर दी। वो मामा जी कहलाते हैं। और मुझे मुन्ना भाई MBBS का वो डायलॉग, क्या हो गया मामू, ये सवाल उनसे बड़ा पूछने का मन रहा है हमेशा। लेकिन अब एक ऐसा जरिया मिला है जिस पर मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि क्या हो गया मामू, इस तरह से। बहरहाल मध्य प्रदेश से बाहर बहुत ज़्यादा वो कमेंट करते हुए दिखे भी नहीं है लंबे अरसे से। ये पहली मर्तबा जब मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे अरसे बाद में, जब वो सीधे हेड टू हेड किसी पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं। और ये शायद वो नेशनलाइज अप्रोच हो उनकी, कि अब वो स्टांस को खोल रहे हैं जो अब बल्लेबाजी का जगह आप। लेकिन अच्छा, बहुत अच्छी बात को पिन पॉइंट किया है। अब मैं अगर ऐसे कहूँ कि एक पूर्व सीएम जिसको सीएम से हटाकर ऐसा इशारा करने की कोशिश हुई कि अब वो नेपथ्य में जाने वाले हैं, उसका अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन 2 और जगह उन्होंने पूर्व सीएम की कैटेगरी रही है और उनका कोई नेशन वाइड इस्तेमाल हो नहीं रहा है, जबकि एक वक्त वो भी नेशन वाइड इस्तेमाल में होते थे। शिवराज सिंह को लेकर के एक कयास और है। अब वो कयास कितने सही हो पाते हैं वो बात अलग है, कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे भी देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, क्योंकि वो बड़ी भूमिकाएं अदा कर चुके हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पदवी है जहाँ पे वो जाकर के अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका पार्टी के लिए अदा कर सकते हैं। और अगर वो रमन सिंह नहीं कर सकते हैं, पर वो वसुंधरा राजे नहीं कर सकती हैं। रमन सिंह बहुत बड़े नेता हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है रमन सिंह पर। रमन सिंह का कद कभी शिवराज सिंह के बराबर हो नहीं पाया। और शिवराज सिंह मुझे लगता है मध्यम मार्गी अप्रोच रखने वाले व्यक्ति हैं। वो एक दूरी पे नहीं है, वो एक सिरे पे नहीं खड़े हैं। जहाँ आपने नाम जोड़े उनमें से कई ऐसे हैं जो एक सिरे पर खड़े हैं, जो विरोध को सिंबलाइज करते हैं। लेकिन शिवराज उस तरह का विरोध कभी नहीं दिखाते। वो शांति के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं और लोगों का सपोर्ट उसी व्यक्तित्व के प्रति था। क्या शिवराज सिंह का इस्तेमाल है पार्टी के पास, पर वसुंधरा का इस्तेमाल नहीं है, रमन सिंह का इस्तेमाल नहीं है फिलहाल के लिए? नहीं, इस्तेमाल तो है दोनों का, नेता को, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी जो दी गई है वो शिवराज सिंह को दी गई है। जहाँ तक वसुंधरा की बात की जाए तो वसुंधरा का अपना एक रुतबा है, अपनी एक पहचान है,
और ये भी है कि जब वसुंधरा कोई भी काम हाथ में ले लेती है तो उसको पूरा करके दिखाती भी हैं, और अपनी उनकी एक स्टाइल है। वो स्टाइल हो सकता है समावेश नहीं हो पा रही हो, वो समावेश की कमी है। अब देखने वाले समय में देखने को मिलेगा कि 4 जून के बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 4 जून के बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कोशिश नहीं हुई स्वप्निल, ये बात आप भी जानते हैं। अंदर खाने जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं उनको कितना एक अलग भूमिका में लाने की कोशिश हुई, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो इस परिधि से बाहर निकल करके किसी दूसरी जगह जाकर के उस तरह की राजनीति कहें जैसा कि उनको कहा जाए करने के लिए। वो अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करने के लिए फेमस हैं, वो वही करना चाहते हैं। शिवराज सिंह को एक नया टास्क दिया गया, वो उस कहना चाहिए दायरे से। हालांकि वो अपनी जगह पर गलत नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, नेशनल बैटिंग का तो आपको भी मौका मिला, मुझे भी मौका मिला, पर हमने रीजनल बैटिंग को खुद से चुना। तो ये तो प्लेयर के ऊपर है कि वो क्या चाहता है या कहाँ पर अपने आप को ज़्यादा फिट पा रहा हो। एक्सपर्टीज़ भी एक चीज़ होती है, हमारे केस में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है। हमने ऐसा नहीं है कि नेशनल में बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक इंटरेस्ट भी है और इंटरेस्ट के साथ साथ वजूद भी है। मुझे लगता है कि जो हालांकि मैं अपने आप को, जिनका नाम आपने लिया, मैं बार बार नाम लेने से बच रहा हूँ, पर आप जानते हैं मैं किनका लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ उन्हें। मेरी और उनकी तुलना में काफ़ी कुछ डिफरेंस है, या आपकी उनकी तुलना में काफ़ी कुछ डिफरेंस है। वो चाहें तो वो चीज़ कर सकती हैं या कर सकते हैं, परंतु उन्होंने अपने आप को वहीं एक परिधि में बांधना बेहतर समझा है। उनको लगता है कि यही उनका कहना चाहिए इलाका है। मेरा एक दोस्त है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है, मनोज मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़े मैदान में जाकर 22 खिलाड़ियों के बीच में किसी एक खिलाड़ी की तरह नज़र आओ या छोटे से कुएं का राजा नज़र आओ, चुनना आपको है। ये भी एक हो सकता है, एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक डायमेंशन है। बहरहाल एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव, एक बहुत बड़ा डायमेंशन आज देखने को मिला। अगर सियासत में किसी भी, देखिए क्रेडिट की होड़ तो रहती है, लेकिन बात अगर माइलेज की हो तो क्या हर कदम पर माइलेज लिया जा सकता है या किस किस कदम पर माइलेज लिया जा सकता है, ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से बेहतर कोई नहीं समझता। और क्या गजब का, आप देखिए, ऑटो हो सकता है रणनीति माइलेज लेने की ना हो, लेकिन माइलेज मिलेगा। 4 प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, मतलब कोई क्या प्रस्तावक से भी माइलेज ले सकता है, ये एक अहम सवाल था। पिछली बार हमने देखा 2019 में एक डोम राजा का बेटा, एक चौकीदार, उस समय आपको याद होगा वो चौकीदार वाला प्रकरण चल भी रहा था। हाँ, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण। इसमें कांग्रेस को मुसलमान नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें बीजेपी को जो नजर आया है वो बेहद खास है। बेहद खास है। नहीं, प्रस्तावक की राजनीति बीजेपी बहुत अच्छे समझते। सूरत देखिए आप, क्या प्रस्तावकों के साथ पे खेल प्रस्तावकों के साथ खेलना बीजेपी को आता है, बीजेपी को पता है कैसे खेलना है। और यहाँ मेरे हिसाब से नेशनल सिनेरियो में 2 ओबीसी रख करके उन्होंने ये बता दिया है कि मेरे जो आसपास क्लोज सर्किट में, क्लोज ग्रुप में, और जो मुझे आगे बढ़ाने वाले, या यूँ कहें कि माँ गंगा के पास बुलाने वाले अगर कोई हैं, तो वो 2 ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और आपने बहुत बहुत सही बात की कि जो सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर करने की कोशिश की गई है वो काबिल तारीफ़ है। मुझे तो इस बात में दिलचस्पी होगी जो आप दिन में कह रहे थे कि राहुल गांधी के प्रस्तावक अब ढूंढने पड़ेंगे कि उनके प्रस्तावक कौन कौन थे, इसे भी जाकर के खोजा जाएगा, अब कुरेदा जाएगा। कांग्रेस का रिएक्शन कितना, अरे उसमें जो हमारे प्रस्तावक गए उनमें से एक तो ये थे और एक तो ये तो ब्राह्मण ही होते ना, पर हम बताना जरूरी नहीं समझते, बीजेपी सब बता रही है। तो बीजेपी जानती है, आज के दिन को तो उत्सव बनाया बीजेपी ने। आज के दिन की शुरुआत कल से ही हो गई थी, कहते हैं न्यू ईयर्स ईव, वो एक दिन पहले से शुरू हो गई और वो कल से वो जश्न की शुरुआत थी। आज बहुत कहना चाहिए वृहद स्तर पे इस समारोह को मनाया गया। मोदी जब आप समझिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो ये बताया गया कि वो मोदी जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता जा रहा है, इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई। दुनिया भर से, देश भर से जो बड़े बड़े समर्थक नेता हो सकते थे वो सारे के सारे साउथ, उत्तर, पश्चिम, हर तरफ से वो नेता दिखाई दिए। कमाल का एक शोकेस किया गया इवेंट को, और साथ ही साथ उन्होंने उस छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान में रखा जो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई चूक जाता और किसी हमारे जैसे पत्रकार की नज़र में आता, पर उन्होंने वो मौका देने की कोशिश नहीं की। मैं एक चीज़ कहूँ, देखिए लोगों को लग सकता है कि ये रैंडमली प्रधानमंत्री मोदी ने 14 मई की तारीख को चुन लिया होगा और रैंडमली उन्होंने प्रस्तावक चुन लिया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 14 मई यानी गंगा सप्तमी, आज गंगा सप्तमी है और उस दिन को उन्होंने चुना। इसके अलावा आप देखेंगे जिस ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूँ जो उनके प्रस्तावक बने हैं वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो गणेश्वर शास्त्री हैं। रामलला की मूर्ति स्थापना का जो मुहूर्त जिन्होंने निकाला था वो गणेश्वर शास्त्री थे।
तो आप देखिए, गंगा सप्तमी, रामलला का मुहूर्त निकालने वाली शख्सियत, एक आरएसएस का बंदा बैजनाथ पटेल, एक संजय सोनकर जो कि दलित में आते हैं, लालचंद कुशवाहा जो कि ओबीसी में आते हैं। इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाते हैं, ये तो सोच समझ कर ही मिलाए गए। बिल्कुल स्वप्निल, इसमें कह सकते हैं राजनीति में जब भी मौका मिलता है भुनाने का, एक शब्द आता है कि भुनाना चाहिए, तो इसमें मामले को पूरी तरह से भुनाने वाली बात है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की पहले की भी जो तस्वीरें देखी गई हैं, उन तस्वीरों में भी ये देखा गया है कि उन्होंने दलितों के पैर धोए हैं और दलितों के पैर धोए, ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली। और यहाँ जो पूरी जो तैयारी की गई है, पूरी रणनीति है जो सुनियोजित तरीके से आज लोगों के सामने आई है कि भाई प्रस्तावक कौन कौन है, और वो अब सामने आ रहे हैं। इनकी चर्चा पहले ही प्रधानमंत्री द्वारा कर ली गई होगी, मैनेजमेंट द्वारा कर ली गई होगी, आज तो केवल तस्वीरें सामने आई हैं। मैं एक और चीज़ बोलूं, अगर आप बुके के तौर पर इन प्रस्तावकों को देखें, एक बुके, कास्ट का बुके जो बनाया गया, तो मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। जब 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, जो सीएम और 2-2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लगाया गया, ओवरऑल वो भी एक कास्ट बुके के आसपास आप देखिए, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। अब आप समझेंगे, आप इसको इससे जोड़कर देखिए, मैं चाहता हूं कि आप उससे जोड़कर देखें और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या गजब की सोशल इंजीनियरिंग चल रही है। अगर कांग्रेस आरक्षण का मुद्दा या SC/ST जमात का मुद्दा उठाती है तो वो खुद भी उस पर घिरती है। वो इसलिए घिरती है क्योंकि हर बार 10 साल एक्सटेंशन आप ही ने दिया, और आपने जब एक्सटेंशन दिया, ये तो स्वीकार करना हुआ कि जिस मकसद से आरक्षण बनाया गया था उसको आप अपने रहते तो नहीं कर पाए, तो अब आप कौन सा बड़ा तारनहार बन जाएंगे। लेकिन बीजेपी जिस गुलदस्ते के साथ चल रही है, ये कॉम्बिनेशन वाला ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और डिप्टी सीएम वाला, अगर आप सीएम डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे तो ये मैसेज तो बहुत बड़ा देता है। मैसेज बढ़ा देता है। उस जिस दिन सीएम फेसेस डिसाइड होने वाले थे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ के ताल्लुक में आपका कहना था ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कोई गुंजाइश हो कि 2 डिप्टी सीएम हो। लेकिन मेरा ये मानना था कि जिस फॉर्मूले के ऊपर या जिस स्ट्रेटजी के ऊपर बीजेपी चल रही है, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। मुझे इस चीज़ का कहना चाहिए आशंका थी, संभावना लग रही थी, संभावना सही शब्द है, पर और हुआ भी वैसा ही। कौन सोचता था मध्य प्रदेश में किसी यादव को मुख्यमंत्री कभी बनाया जा सकता? कोई नहीं सोच सकता, लेकिन उन्होंने बनाया। प्रभाव कहाँ? दूसरे राज्यों पर। कौन सोच सकता था कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है, मूल ओबीसी से आने वाला, एक माली समाज से आने वाला व्यक्ति, लेकिन बना। ये भी सबके सामने। बीजेपी ने इस स्ट्रेटेजी को बहुत पिन पॉइंट तरीके से डिसाइड किया। अब मेरी दिलचस्पी इस बात में है, तो आपने बना ली, जिस जाति पर आप खेलना चाहते थे वो आपने खेलने की कोशिश की। आपको फायदा कितना देती है? क्योंकि जातिगत पॉलिटिक्स बीजेपी के फायदे की बात नहीं है, बीजेपी के फायदे की बात है यूनिटी। जब ये जातियां यूनाइटेड होकर के वोट करती हैं तब बीजेपी को फायदा होता है। अगर ये सेगमेंटेड होती है, फिर तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास ऑप्शन था, आप 2 ओबीसी की जगह आप 1 ओबीसी, एक कोई और कास्ट ग्रुप या ओबीसी को अगर आप देखेंगे, यूपी में एक डोमिनेंट ओबीसी हैं, एक नॉन डोमिनेंट ओबीसी हैं। जो डोमिनेंट ओबीसी हैं वो दरअसल रीजनल पार्टियों के साथ जाते हैं, नॉन डोमिनेंट ओबीसी छितर जाते हैं वोटिंग के पर्सपेक्टिव पर, तो वो तो इसको भी ब्रेक कर सकते थे। लेकिन डोमिनेंट ओबीसी को मैसेज दे दिया गया, और ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त सीएम बनाए जा रहे थे, मैंने इस बात को भी बाद में कहा कि जब एमपी और छत्तीसगढ़ की घोषणा हो गई तो मैंने कहा ये जिस कास्ट सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं, अब राजस्थान में उम्मीद जनरल की बनती है, और हुआ भी यही। फिर सीएम जनरल से ही चुने गए। कहने का मतलब यह है कि इससे भी जो मैसेज दिया गया है ना, 2 ओबीसी में, आप 2 ओबीसी का मीनिंग समझिए, क्योंकि वहां पर डोमिनेंट ओबीसी सपा के साथ जा सकती हैं, वो एक रीजनल पार्टी है। एक जगह तो घात लगने का डर है। आप देखिए, आपने कहाँ यादव मुख्यमंत्री देखा? यूपी में देखा। वो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति उसमें आंदोलन से निकलते हैं और बाकी फिर वो पूरा घराना है जो उसको एनकैश करता हुआ दिखता है। ये अगर आप बिहार के ताल्लुक में बात करते हैं, वहाँ भी एक व्यक्ति जो आंदोलन से निकलते हैं, उसके बाद में उनका जो घराना है वो उसको एनकैश करने की कोशिश करता है। इसके अलावा देश के अंदर कहीं कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना जो यादव हो, और ना ही किसी ने बनाने की कोशिश की। लेकिन राइट फ्रॉम नोवेयर मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा राज्य, देश का इतना बड़ा राज्य, और कृषि के मामले में तो अब मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो गया है देश का। वहाँ का मुख्यमंत्री आप यादव कम्युनिटी से बना करके लेकर के आ रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस उस पूरे इलाके में है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देने के लिए उस डोमिनेंट ओबीसी को काफ़ी है।
और एक बड़ा मैसेज देने की जो कोशिश है, ये विधानसभा चुनावों से पहले आपको ध्यान होगा कि राज्यसभा के चुनाव हुए थे और राज्यसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, उनका यदि अपन आकलन करें और देखें तो अधिकतर जो महत्व दिया गया है वो मूल ओबीसी के ही जो लोग हैं उनको प्रत्याशी राज्यसभा में बनाया गया है, उनको राज्यसभा में भेजा गया है। और जो खोजने की कोशिश रही है, मूल ओबीसी में भी वो जातियां हैं जो कि हर विधानसभा में हैं और ठीक ठाक स्थिति में हैं, लेकिन नेतृत्व में नहीं है। नेतृत्व में नहीं है, उन ओबीसी वालों को यहाँ पर राज्यसभा में भेजा गया है। तो ये रणनीति अब से ही तैयार नहीं की गई है, भाजपा ने इसको पहले से ही रणनीति को तैयार कर लिया गया था और उसको केवल अब जमीन पर उकेरा है। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटे मतदाता के रूप में थे, या कह सकते हैं जिनकी संख्या 10,000 है, 20,000 है या 25,000 है, हाँ, उनको यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश की है और भाजपा से जोड़ने की कोशिश की है। ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी होगी। जैसे कि मैंने कहा कि डोमिनेंट जो ओबीसी है यूपी में वो रीजनल पार्टीज के साथ जाता है और नॉन डोमिनेंट ओबीसी छितर जाते हैं। तो हो सकता है वो छितरे नहीं। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप इसको इस रूप से भी देखें। हमें ये लगा था पहले चरण के मतदान के बाद कि शायद बीजेपी अपनी रणनीति में बोल्ड हुई है और इसलिए स्टांस को बदला गया है। लेकिन अब जब मैं ये कास्ट गुलदस्ता देखता हूँ और मैं वो सीएम और बीच में राज्यसभा चुनाव सही पॉइंट आउट किया, इन्होंने इसको निपटाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बीजेपी ने इस कंडीशन को रीड किया था और उस पर काम काफ़ी पहले से चालू कर दिया। और मेरे ख्याल से 5वां चरण का जब प्रचार चल रहा होगा, वो उसके एंड तक आते आते आपको उसका भी स्वर सुनाई देने लगेगा। बिल्कुल सुनाई देने लगेगा। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी थी और बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज, ये पहले से थी, उसके ऊपर बीजेपी चलती रही है। और अगर ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही बैठ रही है तब तो फिर कई आकलन फेल होने वाले हैं। तब एक मुद्दा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यदुवंशी यादव अपने हम जो बताते आए हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य देव हैं। चूँकि मैं ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, कुछ ज़्यादा मैं कहने ही वाला था कि मिनी यूपी तो हुई हैं आप, समझ पाता हूँ उसको। तो अब तक जो पूरे अगर देश की बात करें यादव नेतृत्व की, तो जैसा कि राहुल बता रहे थे कि केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था और वो भी एक परिवार तक सीमित रहकर चला गया था। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर गौर करें तो उन्होंने हमेशा जब कहा है कि सपा को वोट दोगे तो फला को लाभ होगा, कांग्रेस को वोट दोगे फला के बेटे को लाभ होगा, वहाँ वोट दोगे तो उसके बेटे को लाभ होगा। यहाँ पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव का चेहरा सामने जैसे ही लोगों के आया, तो सबके जहन में जो एक मुद्दा बना हुआ है, खास करके कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, वो जहन में था, वो साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने की है कि आपने भले ही उत्तर प्रदेश ने, पर यादव डोमिनेंट ओबीसी में चले जाते हैं यूपी में, चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कृष्ण से यादवों को जोड़ा है और उसका नेतृत्व मोहन यादव को सौंपा है। तो जिस तरह से यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, ऐसा अभियान नहीं। इसीलिए इन दो ओबीसीज में से आपको कुशवाहा और पटेल नजर आते हैं, यादव नजर नहीं आते हैं। बहुत ब्रिलियंट पॉइंट को पकड़ा मनोज। एक और खबर, आपने बीच में माली समाज का जिक्र किया, मैं अशोक गहलोत की यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, पर्सपेक्टिव भी दूंगा। अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया है सचिन पायलट को लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कि बुलाया नहीं। प्रियंका गांधी आई थी, सचिन आते तो सब वेलकम करते, जाने से नुकसान हो तो फिर क्या फायदा। अब ये क्यों उन्होंने कहा, रिएक्शन ये इस बात पर था कि सचिन पायलट ने कहा था जालोर प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया। अब स्टेटमेंट गहलोत का है कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कि बुलाया नहीं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि जाने से नुकसान हो तो क्या फ़ायदा। दरअसल अब ये क्लियर करना चाहिए कि दरअसल बुलाया गया था, नहीं बुलाया गया था, या प्रॉम्प्ट किया गया, या फिर बैटलफील्ड्स बनाई गई कि ये मेरा रण है वो तुम्हारा रण, आओ देखें कौन अपने अपने रण में बेहतर। हार्श कमेंट है जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, फिर से एक बार कहूँगा, वो बेवकूफ़ी जैसा शब्द जो है उससे बचा जा सकता था। कम से कम एक बड़े नेता के लिए, एक बड़े नेता के तौर पर जैसे कि हम उनको देखते हैं, उनसे नमस्कार में क्या बुराई थी भाई जो वो इस शब्द पे आ गए। नमस्कार अपने आप में काफ़ी था, ठीक है, आपकी आंखें और आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी चीज़ को बता देती है और आपके चाहने वाले वो समझ जाते हैं। बेवकूफ़ी एक बहुत ही, कहना चाहिए, बहुत कड़क शब्द है, एक ऐसा शब्द है जिससे बचा जा सकता था और बचना चाहिए था, ये मेरा सुझाव है। लेकिन उनका ये कहना है कि साहब अगर आपके आने से फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता तो फिर आपके आने का क्या फ़ायदा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो यही कहना चाह रहे थे।
अब प्रियंका गांधी वहां पर थी। जब प्रियंका गांधी या गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे प्रचार करने के लिए जा रहा होता है, तब ये माना जाता है कि बाकी सारे के सारे कांग्रेस के लीडर्स उस मंच पे आपको एक साथ दिखाई देंगे, एक साथ हाथ उठा के। एक साथ हाथ उठा करके वो वैसी वाली फोटो भी खिंचाएंगे, फेमस जो एक स्टाइल में फोटो खिंचवाई जाती। लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब भी सचिन पायलट वहां पर नहीं गए, जबकि वो एक प्रत्याशी के लिए प्रचार, जिनकी टिकट ऐसा माना जाता है कि सचिन पायलट के कहने पर मिली है, वो उनके लिए प्रचार करते हुए भागते दौड़ते हुए दिखाई दिए। हाँ, जब तक बुलाया नहीं जाएगा तब तक कोई जाएगा भी क्यों? अच्छा, जब तक किसी के आने से फायदा नहीं दिखेगा तब कोई बुलाएगा क्यों? ये सारी की सारी चीजें बचने की तरीके हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा ये होता है कि सचिन पायलट अगर उनके लिए उनके जाने से नुकसान क्या? फिलहाल जैसा कि कल राहुल कह रहे थे, काश छवि नहीं है उनकी। एक चीज़ बताओ, आपको याद होगा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से कई लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे जो जालोर सिरोही से आते हैं और वो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। राजनीति में ये बात भी फेमस है कि कई ऐसे नाम हैं जो जब किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं तो कहते हैं जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के वहाँ वो निपट जाया करते हैं। उनको इस बात का डर था क्योंकि एक दूसरे के ऊपर परस्पर विश्वास तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन परस्पर अविश्वास पूरा है। ये भी माना जा सकता था कि अगर बुलाया जाता और कहीं कोई कार सेवा हो जाती, कोट अनकोट वैसी वाली कार सेवा, तो फिर नुकसान हो सकता था। ये भी डर। इसको मैं जो समझना चाह रहा हूँ आपसे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातों पर यदि जाएं, पूर्व मुख्यमंत्री, क्षमा चाहूँगा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातों पर यदि जाया जाए, तो एक दौर था तब उन्होंने ये कहा था कि मेरी बात का मायना होता है, मैं जो बात कहता हूँ उसके मायने होते हैं। तो अब यहाँ क्या मायने निकाले जाएं? उन्होंने तो ये भी कहा था कि सियासत में कुछ चीज़ें छुपाने की होती हैं और कुछ चीज़ें बताने की होती हैं। तो वो इन सेंटेंसेस में वो जो छुपाने वाली बातें होती हैं वो तो छुपा ले जाते हैं, और जो बताने की होती है वो बता चले जाते हैं। वो यहाँ पर बताकर चले गए। कन्फ्यूजन सिर्फ इतना है कि सचिन पायलट को बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं बुलाया नहीं, ये कह रहे हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है कि बुलाया नहीं। वो उनका कहना मेरे को, देखो एक चीज़ तो क्लियर है इन दोनों स्टेटमेंट से। जब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया। वो चाह रहे थे, जो गहलोत कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उनको स्वयं विवेक से आ जाना चाहिए था। अब वो स्वयं विवेक से कैसे आते जब तक उनको कोई न्योता नहीं था? उनका अपने लिए कार्यक्रम बनाती है, नेता की अवेलेबिलिटी देखती है, उसके बाद उसे बताते हैं, जारी होता है प्रोग्राम कि भैया यहाँ यहाँ जाना है। ये सारी चीज़ें पार्टी को तय करनी थी। तो इसके लिए सचिन पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि साहब वो अपना खुद का एक संज्ञान लें और बोले नहीं, मेरे परम मित्र हैं वैभव गहलोत, मैं उनके लिए पूरे सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो ऐसा करते तो मुझे लगता है कि वो फिर वो शब्द जो गहलोत बोल रहे हैं वो ठीक बैठता। मिल गया होगा शायद जवाब मनोज। बिल्कुल मिल गया। ठीक है, अंतिम मैं अडानी अंबानी पर बात करूंगा, क्योंकि इस पिच पर राहुल गांधी ज़बरदस्त बैटिंग करते नज़र आ रहे हैं। एक और वीडियो आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। राहुल गांधी उसमें आपको उड़न खटोले पर बैठे नज़र आ रहे हैं, और वो बताते हैं कि देखिए मैं लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, और वो ये भी बताते हैं कि ऐसे 7 एयरपोर्ट्स हैं जो कि बीते कुछ सालों में अडानियन ग्रुप को दिए गए हैं 50 साल के लिए, और बोले कि रैपिड टेम्पो के साथ ये सब हुआ है। और ये जो टेम्पो वाला एयरपोर्ट है, कितने टेम्पो लगे, इसका आंसर प्रधानमंत्री को, मोदी को देना चाहिए। अडानी अंबानी की पिच इस तरह से कांग्रेस के लिए मुफीद होकर निकलेगी, इसका अंदाज़ा बीजेपी को नहीं था। क्या बीजेपी से, मैं ब्लंडर नहीं कहूँगा, लेकिन मिस्टेक हो गई है? नहीं, मैं इसको ब्लंडर नहीं कहूँगा और मिस्टेक भी नहीं कहूँगा। ये जानबूझकर उछाली हुई गेंद है। अब इसको वही भुनाने वाला शब्द आ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर होते आ रहे थे, भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे थे, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे थे अडानी को लेकर, और फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव आ जाते हैं कांग्रेस की ओर से बिल्कुल चुप्पी साध दी जाती है। अब जब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनका जो भाषण था, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण है, कोई अचानक तो उन्होंने दिया नहीं है, पूरी सोच समझ के ये भाषण दिया है। अब इसका क्या राजनीतिक फ़ायदा किसको होने वाला है, ये आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा, और इसका जो फ़ायदा या नुकसान है वो 4 जून को ही देखने को मिलेगा। और ये सोच समझ कर कहा गया है, मिस्टेक तो नहीं है। एक चीज़
लेकिन ठीक है, आप जोड़ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनकी अपनी चेन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऐसी कड़ियाँ हैं जहाँ से उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें किसी ने ये इन्फॉर्म किया कि चुनाव आने के बाद से अंबानी एंड अडानी ग्रुप थोड़ा सा कांग्रेस की ओर झुक महसूस हो रहे हैं, या दिख रहे हैं, या उनके साथ दिखना चाह रहे हैं, जिसके आधार पर ये मैसेज दरअसल कांग्रेस को नहीं दिया गया, कंपनीज को दिया गया। बीजेपी हमेशा से इनको वेल्थ क्रिएटर्स कहती आई। एक बार कई बार ये होता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी अपने आप को थोड़ा सा सेफ साइड पर लेकर के आना चाह रही थी, कि ऐसा मत समझिए कि हमारा और इनका चोली दामन का साथ है। लेकिन जिस एयरपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे, जहाँ पर राहुल गांधी उतरते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर और बोलते हैं कि इसको अडानी ने डेवलप किया, और ऐसे कई एयरपोर्ट हैं, 7 एयरपोर्ट्स हैं, ऐसे और भी दूसरी कंपनीज हैं जो ऐसा कर रही हैं, लेकिन वो अडानी और अंबानी नहीं है, लेकिन दूसरे नाम हैं ऐसे जिन्होंने एयरपोर्ट्स को डेवलप किया है। तब तो मैं कहूँगा उनको हम्बन टोटा जाना चाहिए, जहाँ पर जिसे अडानी डेवलप कर रहा है। आपको हाइफा पोर्ट जाना चाहिए इजराइल में, जिसको अडानी डेवलप कर रहा है। अडानी दुनिया भर में ऐसे कई सारे पोर्ट्स हैं जो डेवलप कर रहा है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे ईरान के अंदर कल ही एक डील साइन हुई है, और उस पोर्ट को भी, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर सत्ता में बीजेपी रहती है तो उस पोर्ट को भी डेवलप करने का काम अडानी करते। तो स्ट्रेटेजिकली ये वेल्थ क्रिएटर इंटरनेशनली कई ऐसी चीज़ों को भी कर रहे हैं जो भारत के जियोपॉलिटिकली फेवर में जाती है। लेकिन राहुल, मोदी जिस चीज़ को पकड़ते हैं वो हर मंचों पर बोलते हैं। अडानी अंबानी वाली बात उन्होंने एक डेढ़ दिन ये रखी, उसके बाद अब सारे प्रवक्ताओं तक मैसेज चला गया, ये बोलते रहना है, समय समय पर वो बोलते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी ने एक बार बोलकर छोड़ दिया, कांग्रेस अब तक पकड़ी हुई है कि मोदी बताए। तो ये मैसेज, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी थोड़ा ना है कि मोदी ने कांग्रेस के लिए दिया, ये मैसेज हो सकता है अंबानी अडानी के लिए दिया गया हो। नहीं यार, अब अंबानी अडानी के लिए मैसेज नहीं था, और ना ही कांग्रेस के लिए था, ये जनता के लिए मैसेज था, कि ताकि जनता को ये ना लगे कि अडानी और अंबानी का बीजेपी के साथ में चोली दामन का साथ है। उन्होंने ये मैसेज, हाँ, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती आई है, ये आम जन के लिए मैसेज था। जनसभा में शब्दों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, तो ये कांग्रेस के लिए नहीं है। कांग्रेस पर तो केवल आरोप लगाया गया है, सूचना तो जो दी गई है वो मतदाता को दी गई है। कि जिस तरह से कांग्रेस घेरती आई है अडानी और अंबानी के नाम पे कि भाजपा का और उनका गठबंधन है, गठबंधन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बताने वालों ने प्रधानमंत्री मोदी को ये ना बताया कि नहीं राहुल गांधी ने कहा है, अभी 3 दिन पहले का है, 2 दिन पहले का है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अपने आप को एक चुनाव के दौरान एक विवाद से दूर करने की कोशिश है, और हमेशा ये चीज़ बोली जाती है कि भाई साहब आपने आज तक इनके लिए क्यों नहीं बोला, आज तक मोदी क्यों नहीं बोलते अडानी और अंबानी पे, और जब बोला तो अब आप बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं बोला। अब कोई वो तो नहीं बोलेगा जो कोई कहना चाहता है। मोदी ने अपने आप को सेफ साइड करने की कोशिश की, बीजेपी ने अपने आप को सेफ साइड करने की कोशिश की। ठीक है, चुनावी वक्त है, पार्टियों के ऊपर कई बातें बोल दी जाती हैं, अडानी अंबानी पे भी बोल दी जाएंगी, लेकिन बाद में क्या होता है वो तब का तब देख लेंगे। लेकिन अभी अपने आप को इससे बचाओ, इससे थोड़ा सा दूर करो। जो माहौल कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है उस ट्रैप में फंसना नहीं है। एक गाना था ना, ठहरे हुए पानी में, हाँ, बस उसमें ना को तो से हटा दो, तो ठहरे हुए पानी में कंकड़ तो मार सावरे, देख कैसी हलचल मचती है। बहरहाल, तो ये था आज का सुर्खियों से आगे। नमस्कार।